नमस्ते। एक बार फिर आप लोगों का राष्ट्रीय शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 11 के सब्जेक्ट बायोलॉजी चैप्टर 14 जिसका नाम है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस रेस्पिरेशंस, इसका सेकंड पार्ट आज हम लोग करने जा रहे हैं। बच्चों, आप लोगों को याद होगा कि इसके पहले आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा, उसको मैं जस्ट परिचय के रूप में आपको बताने का कार्य कर रहा हूँ। कि सबसे पहले आप लोग जाने थे कि हम लोग श्वसन क्यों करते हैं, श्वसन क्यों ज़रूरी है, आपका भोजन कैसे टूटता है और भोजन टूट के एनर्जी कैसे मिलती है। तो आप लोगों को हल्का सा याद दिलाने का प्रयास कर रहा हूँ। जो आप जो भोजन करते हैं उसमें ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज टूटता है और ग्लूकोज टूटकर वो एटीपी के रूप में ऊर्जा आपको श्वसन के में मिलती है। और जो ऊर्जा आप अपने दैनिक क्रियाकलापों में आप खर्च करते हैं, ये ऊर्जा यदि आपको नहीं मिलेगी तो आप न तो बैठ सकते हैं, न तो चल सकते हैं, कोई कार्य भी नहीं कर सकते। इसलिए ऊर्जा आपके शरीर के लिए बहुत आवश्यक है। इसके बाद बच्चों, आप लोगों को ये भी पता है कि छोटे छोटे जीवों में ये श्वसन जो तंत्र है उतने विकसित नहीं होते, तो उनमें अलग स्ट्रक्चर्स होते हैं। जैसे प्रोटोजोआ में, स्पंज में वो अपने बॉडी सरफेस से ही श्वसन की क्रिया संपन्न कर लेते हैं। तो चूंकि वहाँ कोई रेस्पिरेटरी ऑर्गन वहाँ होता ही नहीं, तो वो अपने जनरल बॉडी सरफेस से डिफ्यूजन प्रोसेस से अपना श्वसन की क्रिया को संपन्न कर लेते हैं। इसके बाद आप लोगों ने देखा था आर्थ्रोपोडा में, वहाँ पे ट्रैकिया था, सीधे बॉडी जो क्यूटिकल की है वो ऑक्सीजन को ले रही थी, वो भी आप लोगों ने देखा था। अर्थवर्म में देखा था कि उसकी नम्र त्वचा है जो अपने नम्र त्वचा से ही एटमॉस्फेरिक एयर को एब्जॉर्ब कर रहा था, इसको भी आप लोगों ने देखा था। मछलियों को भी आप लोगों ने देखा था कि वहाँ पर गिल होती हैं, गिल कैसे ऊपर कुलम से ढके होते हैं और डिजॉल्व ऑक्सीजन पानी में है उसको मछली एब्जॉर्ब करती है और फिर CO2 को छोड़ती है, वो भी आप लोगों ने देखा था। इसके बाद हम लोग जो सबसे डेवलप हैं, जिसमें हमारे शरीर के अंदर लंग्स है, फेफड़े हैं, ये सबसे डेवलप पार्ट हैं श्वसन के। क्यों? इसलिए कि ये भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन को अपने अंदर रख सकते हैं और ऑक्सीजन लेने के बाद हमारे शरीर में पूरे ऑक्सीजन को पहुंचाया जाता है और फिर पहुंचाने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड को जो हमारे टिश्यू ऑक्सीजन लेते हैं तो इसके बदले में वो CO2 को छोड़ते हैं, निकालते हैं। उस CO2 को फिर इसी फेफड़े के द्वारा फिर बाहर निकाला जाता है नाक से। तो नाक से कैसे हम लोग एयर लेते हैं और फिर नोज से कैसे फिर निकालते हैं, ये सब क्रियाओं को आप लोगों ने अच्छे से समझा होगा। और इस क्रिया में कौन कौन से पार्ट काम लेते हैं इसको भी आप लोगों को शायद याद हो बच्चों, कि आपके नोज है, नोज के पीछे नेजल कैविटी था, नेजल कैविटी के बाद कैसे फेरिंग्स में एयर जा रही थी, फेरिंग कैसे जंक्शन का काम कर रहा था, फिर फेरिंग्स के नीचे लैरिंग्स थी, लैरिंग्स से क्या कर रहा था, वो साउंड बॉक्स था, वहाँ से आवाज़ निकलती है, साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन है। फिर उसके बाद ट्रैकिया जो बोनी स्ट्रक्चर का है, कड़ा स्ट्रक्चर है, वो कोलैप्स ना हो, सिकुड़े नहीं, इसलिए वो बोनी स्ट्रक्चर है। फिर ट्रैक्यूल में कैसे बढ़ता है, फिर अंत में दोनों ओर के जो फेफड़े हैं उसमें कैसे ट्रैकिया अंत में ट्रैक्यूल में, ब्रोंकस में, ब्रोंक्यूल में बढ़ता है पतले पतले नलिकाओं के द्वारा। और फिर ये कैसे ऑक्सीजन या एयर आपके फेफड़े में वायु कोशिका जिसको एल्वलाई बोलते हैं उसमें जाके जमा होता है। तो ये सब क्रियाओं को आप लोगों ने पिछली क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ा है। अब इसके बाद अब आगे भी बहुत सारी बातें हैं जो कि मानव श्वसन तंत्र से ही संबंधित हैं। इसको आज हम लोग पार्ट 2 में समझने का प्रयास करेंगे बच्चों। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि मानव श्वसन तंत्र में और कौन कौन सी बातें हैं जिसको अभी हमको समझना है। श्वास नली प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक श्वसन नली तथा
प्रारंभिक श्वसनिकाएं अपूर्ण उपास्थल वलयों से आलंबित होती हैं। प्रत्येक अंतस्थ श्वसनिका बहुत सारी पतली अनियमित भित्ति युक्त वहिका युक्त थैली जैसी संरचना कृपिकाओं में खुलती है, जिसे वायु कुपिका कहते हैं। श्वसनी श्वसनिकाओं और कृषिकाओं का शाखित जाल फेफड़ों की रचना करते हैं। हमारे दो फेफड़े हैं जो एक द्विस्तरीय फुस्फावरण प्लूरा से ढके रहते हैं और जिनके बीच फुस्फुसरणी द्रव भरा होता है। देखो बच्चों, आप लोगों को मैंने पिछले क्लास में इसको भी बताया था कि जो श्वास नली है वो आगे बढ़ती जाती है, पतली होती जाती है, जिसको प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक मतलब पतली होते जाने का ये है नाम है कि प्रारंभिक श्वसनिकाएं अपूर्ण उपास्थल वलयों से आलंबित होती हैं। देखिए, जो आपके ट्रैकिया, ट्रैक्यूल, ब्रोंकस, ब्रोंक्यूल जो बट रहे हैं, ये कार्टिलेज के बने हैं और ये पूरे सतह पे कवर नहीं होते हैं। जैसे ये है, मान लीजिए नलिका, इस नलिका में ये कार्टिलेज है तो यहीं तक है, ये है तो यहीं तक है, ये पूरा नहीं है, मतलब ये पूरा नहीं, ऐसे इनकम्प्लीट, कहीं यहीं से होगा कभी इधर से होगा, मतलब इस तरीके से वो इनकम्प्लीट पूरे नहीं, इनकम्प्लीट वलय युक्त होती हैं। ये इस तरह की स्ट्रक्चर जो हैं वो ये इसलिए है कि वो नलिकाएं वो कोलैप्स ना हो, पिचक न जाएं। जैसे पाइप में जब पानी निकलता है, कभी जोर पड़ता है, खींचा पानी को तेज़ी से खींचा जाए तो पाइप पिचक जाती है। तो वैसी क्रिया में, तो वैसी स्थिति में आपकी ये नली पिचक जाएगी तो आपके फेफड़े में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी, तो ये आपके लिए हानिकारक है। इसीलिए ये पिचके नहीं, उसमें उपास्थि वलय की संरचना होती है कि ये अपने उसी स्ट्रक्चर में मौजूद रहती है। इसके बाद प्रत्येक अंतस्थ जो श्वसनिका है वो बहुत सारी पतली अनियमित भित्ति युक्त वाहिका युक्त थैली जैसी संरचना में खुलती है, जिसको हम लोग कृपिकाएं बोलते हैं या वायु कुपिका बोलते हैं। और ये अंत में जो वायु कुपिका ऐसे स्ट्रक्चर देखिए बनाती है, ये गुब्बारे जैसी स्ट्रक्चर, जिसको आप लोगों ने देखा था उस समय, इस तरह से देखिए ऐसे स्ट्रक्चर कुपिकाएं ये बनती हैं, जिसको हम लोग वायु कुपिका कहते हैं या एल्वलाई बोलते हैं। और इसी एल्वलाई में आपके एयर भरे होते हैं, एयर जिसे ऑक्सीजन बोलिए, यही इसी के अंदर एयर भरे होते हैं। और हम लोग जब एयर लेते हैं तो ये फूलते हैं, जब छोड़ते हैं तो ये पिचकते हैं। इनके अंदर इलास्टिसिटी होती है और ये एयर को बहुत लार्ज अमाउंट में एब्जॉर्ब करते हैं, बहुत लार्ज अमाउंट में। देखने में छोटा लगता है लेकिन ये बहुत हजारों हैं आपके फेफड़े के अंदर, छोटे छोटे गुब्बारे जैसी स्ट्रक्चर, ये हजारों हैं जो कि उसमें पूरे पैक होके हमारा जो फेफड़ा है, लंग्स है, वो सॉलिड है इन्हीं के कारण, क्योंकि ये पूरी तरह से भरे हुए हैं। तो और वो एक तो ये भरे हुए हैं और उसके बाद इनके अंदर ऑक्सीजन आ जाती है तो ये पूरे तरह से टाइट हो जाते हैं। तो ये स्ट्रक्चर हो जाती है वायु कुपिका की। श्वसनिकाओं और कृषिकाओं का जाल यही फेफड़ों की संरचना बनाता है। देख लीजिए, ये सारे नलिकाएं इसमें मिलती हैं, ये पूरा फेफड़ों का जाल जैसे बना देता है। और इसीलिए ये जो है पूरा फेफड़ा जो होता है ये पूरा एक तरह से सॉलिड की तरह से हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी नलिकाएं हैं, कृषिकाएं हैं, श्वसन नलिकाएं हैं और ये इसमें वायु हैं भरे हुए, तो ये एक तरह से टाइट हो जाती है, कड़ी हो जाती है। और इसके बाद देखिए, जो हमारे दो फेफड़े हैं दोनों ओर, ये बात हमने पहले बताया, और दोनों फेफड़ों के ऊपर इसको इस तरह से देखिए, ये यदि मान लीजिए आपके फेफड़े हैं, मान लीजिए, तो इस फेफड़े के ऊपर एक लेयर मौजूद होता है, ये देखिए। तो जो एक लेयर है, इस लेयर को आप फुस्फुसावरण हिंदी में और अंग्रेजी में प्लूरा कहते हैं, प्लूरा लेयर। अब इस प्लूरा लेयर के बीच में एक द्रव भरा है, देख लीजिए, इस दोनों लेयरों के बीच में एक द्रव भरा है।
इस द्रव को प्लूरल फ्लूइड बोलते हैं। प्लूरल फ्लूइड, फुसफुसावरण तरल द्रव या प्लूरल फ्लूइड। अब ये प्लूरल फ्लूइड क्या होता है ये भी जानिए। ये क्या काम करता है बच्चों कि फेफड़े के बाहर एक ये पतला लेयर है, उसमें द्रव भरा है। तो ये क्या है कि कभी शॉक पड़ता है, धक्का पड़ता है, तो ये एक तरह से फेफड़े को सुरक्षित करता है, क्योंकि ये एब्जॉर्बर का काम करता है, प्रोटेक्शन का काम करता है आपको, आपके फेफड़े को। एक तो काम ये करता है, और दूसरा क्या है कि ये जो प्लूरल लेयर है उसके बीच जो ये द्रव है, इसमें कभी कभी बहुत ज़्यादा पानी की मात्रा हो जाती है। ऐसे तो बहुत नॉर्मल कंडीशन में तो थोड़े से द्रव हैं, लेकिन कभी कभी इसमें क्या है कि बहुत ज़्यादा पानी भर जाता है, तो वो कंडीशन कहलाती है टीबी। टीबी एक रोग है बच्चों, ट्यूबरकुलोसिस, जिसको आप लोग जानते होंगे। उस डिजीज़ में क्या होता है कि वो टीबी इसी फेफड़े पर अटैक करता है, और इस फेफड़े के जो बाहरी लेयर और भीतरी लेयर के बीच जो द्रव है, इसमें काफ़ी द्रव भर जाता है। आधा 1 लीटर द्रव हो जाता है, क्योंकि वो बैक्टीरियल एक्शन है। और यहाँ पर जब इस लेयर के बीच में 1 लीटर पानी, आधा लीटर पानी हो जाएगा, तो ये जो लंग्स है ये अपनी नेचुरल एक्टिविटी जो है वो कर नहीं पाएगी, और उसमें आपको सांस लेने में दिक्कत होता है। इसीलिए टीबी वाले मरीज को सांस लेने में दिक्कत होती है, और उसको चलने में दिक्कत होती है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति श्वास ही नहीं ले पाता है कि अपने अंदर रिटेन कहाँ करे, क्योंकि वहाँ तो भर गया है पानी ऊपर नीचे, तो वहाँ पर व्यक्ति को बहुत दिक्कत होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ प्लूरा के बीच में प्लूरल फ्लूइड की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो ये बातें आप लोगों ने समझ लिया कि फेफड़े हैं, फेफड़े के ऊपर लेयर है, वो लेयर प्रोटेक्शन का काम करता है। उस लेयर को फुसफुसावरण या प्लूरा बोलते हैं, और 2 लेयरों के बीच जो द्रव होता है उसको फुसफुसावरणी द्रव या प्लूरल फ्लूइड कहते हैं। तो इतना बच्चों आप लोगों ने समझा। अब इसके बाद फिर आगे अभी हम लोग देख रहे हैं कि और भी इसमें कौन कौन से चीज़ें हैं, इसको भी अभी हम लोग देखते हैं। जो श्वसन की क्रिया में ये इन सब चीज़ों का रोल है, सहयोग है। चलो बच्चों, अब हम लोग एक बार और ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को और अच्छे से समझने का प्रयास करें कि इसमें और कौन कौन से चीज़ें हैं। तो आपने देखा कि ट्रैकिया था, जिसको आप लोगों ने विंड पाइप कहा था। विंड पाइप नीचे जाता है, और नीचे जाके वो आपके फेफड़े में खुलता है। तो ये स्ट्रक्चर तो आप लोगों ने वहाँ देखा था। और फिर कैसे ट्रैकिया लंग्स में जाके फेफड़े में बढ़ता है, तो उसको ब्रांकस, और फिर कैसे ब्रांक्यूल में वो बढ़ता है, इसको भी आप लोगों ने देखा था। और फिर आपने अंत में ये देखा था कि जो ब्रांक्यूल है, अंत में जो पतली नलिकाएं हैं, वो कैसे फेफड़े के अंदर जो एल्वलाई हैं उसके अंदर कैसे प्रवेश करती हैं, और कैसे गुब्बारेदार संरचना का निर्माण हो रहा है। इस डायग्राम में आप बहुत अच्छे से देख सकते हैं कि इसमें एल्वलाई, बहुत सारे एल्वलाई हैं। देखिए, इसी एल्वलाई के अंदर ऑक्सीजन आके भरा जा रहा है, और यहीं पर पल्मोनरी आर्टरी है और पल्मोनरी वेन है। अब देखिए, यहाँ आर्टरी और वेन, आपको पता है कि ये खून को ले जाती हैं शरीर में और लाती हैं। तो अब ये जो आपका एयर है, ये एयर में कहीं जो ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन को आपके पूरे बॉडी में भेज कौन रहा है? तो वो भेज रहा है खून, रक्त। ब्लड के सहारे पूरे बॉडी में एयर को पहुंचाया जाता है। तो जब पूरे बॉडी में एयर पहुंच गया, ऑक्सीजन पहुंच गई, तो सारे टिश्यूओं को, ऊतकों को क्या ऑक्सीजन की प्राप्ति हुई, ऑक्सीजन मिल गया। अब इसको ऑक्सीजनेटेड कहिए, ऑक्सीजनेटेड हो गए सारे टिश्यूज़, क्या हो गए? ऑक्सीजनेटेड हो गए, ऑक्सीजन मिल गया। और ऑक्सीजन मिलना ही ये सारे सजीवों का है कि सारे टिश्यू को जब तक ऑक्सीजन मिलेगी तब तक वो जीवित रहेंगे।
अब सारे जो टिश्यू उत्तक जो ऑक्सीजन लिए, तो लेने के बाद ये क्या किए, वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़े। अब उस कार्बन डाइऑक्साइड को फिर वही रक्त ब्लड फिर वो कैरी करके ले आया, ढो के ले आया, कहाँ, वही फेफड़े के एल्वेलाई में। अब फिर यहाँ से वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये एज ए डिफ्यूजन प्रोसेस, ये फिर आपसे उसी रास्ते से उल्टे रास्ते से ब्रोंकियोल, ब्रोंकस, ट्रैकिया, लैरिंग्स, फेरिंग्स, नेजल कैविटी, नोज बाहर निकल गया। तो जो माध्यम से ऑक्सीजन आपके लंग्स में प्रवेश किया था, एल्वलाई में ऑक्सीजन जमा हुई थी, उसी माध्यम से फिर एल्वलाई से ही CO2 की मात्रा जे आपके शरीर से, नाक से बाहर निकल जा रही है। तो ये क्रिया है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का, जिसको आप यहाँ इस चित्र में बहुत अच्छे से देख रहे हैं। नीचे में आप देख रहे हैं वक्षगुहा, और नीचे एब्डोमेन जो है, इसके बीच में डायफ्राम है। डायफ्राम का काम ये ऊपर नीचे करता है डायफ्राम, जिससे ये आपके जो है इसका साइज, वक्षगुहा का साइज बढ़ता घटता है। और ये आपको मैंने बताया है कि डायफ्राम हमारे मैमल का बहुत प्रमुख गुण है, जो भी मैमल होगी उसमें डायफ्राम जरूर मिलेगा। तो ये स्ट्रक्चर ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का था। इसमें कैसे एल्वलाई से ऑक्सीजन ले रहे हैं और CO2 निकाल रहे हैं, इस स्ट्रक्चर को आप लोगों ने देखा। अब इसके बाद फिर आगे हम लोग देखते हैं कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन सी चीज़ें और मदद कर रही हैं। अब हम लोग ये देखते हैं बच्चों कि यह फेफड़े की सतह पर घर्षण कम करता है। बाहरी फुस्फुसावरणी झिल्ली वक्षीय पर्त के निकट संपर्क में रहती है, जबकि आंतरिक फुस्फुसावरणी झिल्ली फेफड़े की सतह के संपर्क में होती है। वाय नासारंध्र से अंतर श्वास नलिकाओं तक का भाग चालन भाग है, जबकि कुपिकाएं एवं नलिकाएं श्वसन तंत्र का या जो भाग है वो विनिमय भाग गठित करती हैं। चालन भाग वायुमंडलीय वायु को कोशिकाओं तक संचारित करता है, इसे बाहरी कणों से मुक्त करता है, आर्द्र करता है तथा वायु को शरीर के तापक्रम तक लाता है। चलो बच्चों, इसको अब समझ लो। जो अभी मैंने तुरंत बताया था कि जो फेफड़े की सतह पर घर्षण कम करता है, जो ये जो प्लूरल फ्लूइड था, ये प्लूरल फ्लूइड जो द्रव था, ये फ्रिक्शन को, घर्षण को कम करता है। और बाहरी जो लेयर है, झिल्ली है, ये वक्ष की ओर है, वक्षीय पर्त के निकट है, और जबकि आंतरिक वाली है वो फुस्फुसावरणी झिल्ली वो फेफड़े की सतह के निकट है। तो इन दोनों के बीच जो लेयर है वो बाहर से भी सपोर्ट करती है। कोई झटका लगता है तो उसको ये एक तरह से इंजरी को झेलने का प्रयास करती है, बचाती है कि फेफड़े खराब ना हो। तो इस तरीके से ये जो प्लूरल लेयर और प्लूरल फ्लूइड जो अभी हम लोगों ने चर्चा किया, इस फेफड़े को बचाने का कार्य करते हैं। इस बात को समझ लिए थे। फिर ये जो कहा गया कि जो हमारे नासा द्वारा जो क्रिया हो रही है श्वसन की, इसमें दो कार्य हो रहे हैं। एक चालन भाग है और दूसरा विनिमय भाग है। तो जो चालन भाग है, इसमें क्या हो रहा है कि हम नाक से जो एयर अंदर ले रहे हैं, ये चालन भाग के अंदर आ रहा है। वाय नासारंध्र से अंतर श्वास नलिकाओं तक का भाग जो आप अंदर एयर को ले रहे हैं, ये चालन भाग में आ रहा है। और जबकि जो कुपिकाएं एवं उसकी नलिकाएं श्वसन तंत्र का जो भाग है, जो अंदर में है, जो जहाँ पर ये एल्वलाई वाले पोर्शन थी, जहाँ बहुत सारी नलिकाएं थी, कुपिकाएं थी, वायु कोष्ठक थे, ये जहाँ पे गैसों का एक्सचेंज हो रहा है, इसको हम विनिमय भाग कहते हैं। तो एक भाग जो हुआ, कौन काम, जो चालन भाग, जो आने का, जो ऑक्सीजन का आने का या CO2 को निकलने का काम, ये भाग हुआ चालन भाग। और एक जो दूसरा भाग है विनिमय भाग, वहाँ पर क्या है, गैसों का एक्सचेंज होता है। वहाँ पर कहाँ पे, एल्वलाई के लेयर पे। क्यों? क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी नलिकाएं हैं और वहाँ पर वहाँ पे कैपिलरीज हैं। कैपिलरीज गैसों का एक्सचेंज करती हैं, तो वहाँ पे ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करती हैं और फिर CO2 को निकालती हैं। तो जो गैसों का एक्सचेंज होता है, ये विनिमय भाग है।
अब इसके बाद आपने देखा कि जो चालन भाग है ये वायुमंडलीय वायु को आपके कृषिकाओं तक ये एयर को लाती है। सही बात है। तो इस जो एयर आपके नाक से आपके शरीर के अंदर जा रहा है, तो ये नाक के अंदर भी बहुत सारे काम हो रहे हैं, इसको भी आपको समझना है। क्या? आपके नेजल कैविटी में कुछ द्रवी चिपचिपा पदार्थ होते हैं जिसको म्यूकस कहते हैं। इस म्यूकस के काम क्या है, इस म्यूकस का क्या काम है, इसको भी आप लोग समझ लें। जो नाक के अंदर लसलसा भाग है, ये एक तो बाहरी कणों को ये एब्जॉर्ब कर लेता है, तो इससे क्या है कि ये आपके जो बाहरी हानिकारक बैक्टीरिया डस्ट है वो आपके फेफड़े में नहीं प्रवेश कर पाते हैं। और दूसरा आर्द्र करता है। जैसे कि मान लीजिए कि गर्मियों का दिन हो और आप बहुत गर्म स्थान पे हो और वैसी गर्म हवा को यदि सीधे आप सांस में ले लें तो आपका हो सकता है कि लंग्स पंचर हो जाए, फट जाए, क्योंकि बहुत गर्म हवा आपके फेफड़े में जाके हानि पहुंचा सकती है। तो इससे बचने के लिए क्या है कि जब आपकी एयर नाक से जा रही है तो ये वेंटिलेटेड होते हुए, चूँकि यहाँ म्यूकस है, द्रवी पदार्थ है, तो कुछ ठंडी हो जाती है एयर, तो कुछ आर्द्र हो जाती है, ठंडी हो जाती है। इससे क्या है कि ये गर्म हवा भी आपके अंदर जाते जाते ये शरीर के टेम्परेचर को पकड़ लेती है। मतलब कि शरीर के टेम्परेचर जितना है उतना टेम्परेचर इसका बाहरी गर्म एयर का होता है। मान लीजिए कि आप 50 डिग्री सेंटीग्रेड वाले जगह पे खड़े हैं, 60 डिग्री वाले पे, वहाँ पर गर्म एयर आप ले रहे हैं, तो यदि सीधे वो हवा आपके बिना ये सीधे आपके फेफड़े में चली जाए तो हो सके कि फेफड़े खराब हो जाए, पंचर हो जाए। इससे बचने के लिए वो म्यूकस है, फ्लूइड है आपके नाक के अंदर जो आर्द्र करता है और आपके जो बाहरी वायु है उसके टेम्परेचर को घटा देता है और वो बॉडी के टेम्परेचर पे लाता है। तो ये चालन भाग जो है ये नाक के अंदर नेजल कैविटी के अंदर का मुख्य भाग है और जिसमें ये इतने क्रिया आपके नाक के अंदर हो रही है। तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट कार्य है कि गर्म हवा से ये बचाव कर दिया। उसी तरह से काफ़ी ठंडा हवा यदि आप ले लें तो वो भी आपके नाक के अंदर से सीधे यदि चला जाए फेफड़े में तो वो भी हानि आपके फेफड़े को पहुंचा सकती है। तो वहाँ पर जो म्यूकस है वो ट्रैप कर लेता है एयर को, तो वो आपको फॉरेन पार्टिकल और वायु के टेम्परेचर को मेंटेन कर देती है। तो ये बहुत अच्छा कार्य म्यूकस का भी हम लोग देखते हैं। फिर आगे चलो बच्चों, अब हम लोग और भी देखते हैं कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में और कौन कौन सी क्रियाएँ होती हैं, इसको भी हम लोग और देख लेते हैं। विनिमय भाग आदान प्रदान इकाई रक्त एवं वायुमंडलीय वायु के बीच ऑक्सीजन और CO2 का वास्तविक विसरण स्थल है। फेफड़े वक्ष गुहा में स्थित होते हैं जो शरीरतः एक वायुरोधी कक्ष है। वक्ष गुहा कक्ष पृष्ठ भाग में कशेरुक एड, अधर भाग में उरोस्थी, पार्श्व भाग में पसली और नीचे से गुंबदाकार डायफ्राम। पक्ष गुहा के आयतन में कोई भी परिवर्तन फेफड़े की गुहा में प्रतिबिंबित हो डायफ्राम द्वारा ही बनता है। सही बात है। वक्ष में फेफड़ों की जो शारीरिक व्यवस्था ऐसी होती है कि श्वसन के लिए ऐसी व्यवस्था आवश्यक है, क्योंकि हम लोग सीधे फेफड़ों का आयतन नहीं बदल सकते। देखिए यहाँ क्या क्या कहा जा रहा है, जो विनिमय भाग है जहां आदान प्रदान हो रहा है रक्त एवं वायुमंडलीय वायु के बीच का ऑक्सीजन और CO2 का वास्तविक विसरण स्थल है। तो जो हम लोगों ने पहला भाग पढ़ा था, चालन भाग पढ़ा था, जो नाक के अंदर नेजल कैविटी था, जो ऑक्सीजन को ले जाने का काम और CO2 को बाहर निकालने का काम यहाँ पैसेज से हो रहा था। जो पैसेज है ये पैसेज ही केवल को हम लोग चालन भाग बोले हैं। और जो दूसरा भाग जो है विनिमय भाग, जहाँ पर गैसों का एक्सचेंज होता है। तो गैसों का एक्सचेंज कहाँ होता है, जहाँ पर आपके एल्वलाई हैं फेफड़े के अंदर, जहाँ एल्वलाई हैं और जो एल्वलाई में बहुत सारे रक्त और रक्त नलिकाएं हैं और वहीं पर वायुमंडलीय वायु और CO2 का वहीं विसरण डिफ्यूजन प्रोसेस से वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करती हैं और CO2 को बाहर निकालती हैं। तो ये जो प्रक्रिया हो रही है ये आपके शरीर में फेफड़े के अंदर हो रही है, इस भाग को हम विनिमय भाग कहते हैं या आदान प्रदान इकाई स्थल कहते हैं। अब इसके बाद देखो,
फेफड़े वक्ष गुहा में स्थित हैं। ये जो हमारा जो गुहा है, जो कैविटी है ये ऊपर का, इसको हम लोग वक्ष गुहा बोलते हैं, वक्ष गुहा, जो साधारणतः एक वायु रोधी कक्ष है। इसमें एयर ऐसे नहीं प्रवेश करेगा, कोई और जगह से नहीं करेगा, केवल यही स्थान है। वक्ष गुहा कक्ष पृष्ठभाग में कशेरुक दंड, अधर भाग में उरोस्थी। देखो आप लोग अधर भाग आगे का भाग है, इसको उरोस्थी कहते हैं, या इसको स्टर्नम यहाँ पर है, स्टर्नम है। और पीछे में कशेरुक दंड है, जिसको वर्टिब्रल कॉलम भी बोलते हैं। पांचों में पसलियाँ हैं, ये देखो ये पसली है, रिप्स जिसको आप लोग रिप्स बोलते हो। और नीचे में गुंबदाकार डायफ्राम, और नीचे में देखो जो डायफ्राम होता है वो गुंबद के शेप का, गुंबद जानते हैं ऐसा होता है, ऐसा ऐसा गुंबद के शेप मैंने आपको दिखाया भी। जो डायफ्राम पक्ष गुहा के आयतन में कोई भी परिवर्तन फेफड़े की गुहा में प्रतिबिंबित हो द्वारा बनता है। अब ये डायफ्राम यदि ऊपर जाता है, ये ऐसा है, यदि ऐसा होगा, अब इसको ऐसे समझिए, ये डायफ्राम है, गुंबद के शेप का है, ठीक है। अब ये यदि फ्लैट हो जाए, ऐसा हो जाए, तो क्या होगा, ये कब फ्लैट होगा, जब इसके अंदर ऑक्सीजन प्रवेश कर जाए और ये प्रेशर के कारण इसका गुंबद नीचे आ जाए। समझ लीजिए, जब एयर आपके फेफड़े में जाएगी तो ये डायफ्राम दब के नीचे चला जाएगा, और जो ये डायफ्राम फ्लैट हो जाएगा तो इसका मतलब है कि आपके फेफड़े में बहुत एयर भर गई और फेफड़े का साइज बढ़ गया, फूल गया, ये डायफ्राम नीचे आ गया। इसके उल्टा जब डायफ्राम ऐसे हो जाए, सिकुड़ जाए, तो मतलब क्या हुआ कि एयर जो है वो बाहर निकल गई। मतलब जो आपके लंग्स में जो ये जो फेफड़े में एयर थी वो जब बाहर निकलेगी, कब, जब ऐसे दबेगी डायफ्राम, तो ऐसे आपका एयर बाहर निकलेगा। तो इससे क्या है कि फेफड़े के साइज में परिवर्तन होगा, एयर आपके फेफड़े में कम ज़्यादा होंगे। वक्ष में फेफड़ों की जो शारीरिक व्यवस्था ऐसी होती है कि श्वसन के लिए ऐसी व्यवस्था आवश्यक है, और ये जरूरी है कि इस तरह की ऐसी व्यवस्था हो, क्योंकि हम लोग सीधे फेफड़ों का आयतन नहीं बदल सकते हैं, क्योंकि फेफड़ों का आयतन निश्चित है, लेकिन उसको इस क्रिया से हम लोग फेफड़े की साइज को बढ़ा घटा सकते हैं, क्योंकि ये डायफ्राम वहाँ पर जगह दे देता है और इससे वो फेफड़ा फूल जाता है। और इस तरह से हम वैसे कोई फेफड़े के आयतन में हम जनरली परिवर्तन नहीं कर सकते, क्योंकि उसका वो आयतन निश्चित होता है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि कैसे डायफ्राम नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है। अब इसमें एक चीज़ और देख लीजिए, ये जो आपके आगे स्टर्नम है, ये स्टर्नम वाला पोर्शन है, पीछे वर्टिब्रल कॉलम वाला पोर्शन है, लैटरल में रिब्स है ना, रिब्स है, और नीचे में डायफ्राम है, और इसी के बीच में आपका फेफड़ा है, देख लीजिए। तो अब इसमें क्या चीज़ आप देख रहे हैं कि ये स्टर्नम जो आगे है, इसको तो बहुत हम फुला पिचका सकते नहीं, क्योंकि वो तो स्टर्नम है, हड्डी है ना, स्ट्रक्चर है, उसको बहुत कुछ कर नहीं सकते। पीछे का जो भाग है वर्टिब्रल कॉलम जिसको है, उसमें भी हम कुछ ज़्यादा नहीं कर सकते, हड्डी का बना है, वो भी है, फिक्स है एक तरह से। रिब्स है, थोड़ी मोड़ी रिब्स फूलती हैं, थोड़ी मोड़ी, ज़्यादा नहीं, लेकिन बहुत थोड़ी सी फूलती हैं। तो आखिर इसमें परिवर्तन कौन लाएगा, इस स्ट्रक्चर में कौन परिवर्तन लाएगा जो कि लंग्स को थोड़ा फुला पिचका सके? तो उसमें केवल बचता है नीचे वाला जो पोर्शन आपका डायफ्राम है, वही ऊपर नीचे करके थोड़ा सा इस लंग्स को साइज में बढ़ा घटा सकता है, क्योंकि आगे भी फिक्स है, पीछे भी फिक्स है, लगभग ये लेटरल वाला भी लगभग फिक्स है, थोड़ा सा ही रिप्स होते हैं। तो इस तरीके से आपका वही नीचे का शेप आपके साइज को बढ़ाता घटाता है। तो इस तरह से बच्चों आप लोगों ने क्या देखा इस पार्ट 2 में, हम लोग जो रेस्पिरेशन के चैप्टर में इस भाग में हम लोगों ने क्या देखा कि जो श्वसन की क्रिया हो रही थी, आपके लंग्स में एयर जा रही थी, वहाँ पर कैसे बट रही थी चालन भाग में और संवहन भाग में। चालन भाग था जो कि जो कंडक्शन कर रहा था,
ऑक्सीजन ले रहा था और CO2 को निकाल रहा था, जो कंडक्टिंग पार्ट है। और जो दूसरा पार्ट है, संवहनी पार्ट है, जहाँ पर गैसों का एक्सचेंज हो रहा था, वो कहाँ हो रहा था? आप लोगों ने देखा कि एल्वलाई में हो रहा था, जो कि फेफड़े के अंदर वायु कोशिकाएँ हैं उसमें हो रहा था। तो वहाँ पर कैसे गैसों का एक्सचेंज हो रहा था, ऑक्सीजन को लिया जा रहा था डिफ्यूजन से, CO2 को निकाला जा रहा था। तो इसको हम लोग संवहन भाग कह रहे थे। इसके बाद आप लोगों ने बच्चों देखा कि कैसे आपका लंग्स के ऊपर जो लेयर है प्लूरल लेयर, और प्लूरल लेयर के अंदर में प्लूरल फ्लूइड कैसे फेफड़े को सुरक्षा प्रदान कर रही है, उसको भी आपने देखा। वो प्लूरल फ्लूइड की मात्रा कभी कभी बढ़ जाती है, तो उसको हम लोग प्लूरल फ्लूइड की मात्रा बढ़ने को हम लोग उसी को ही TB कहते हैं, जिसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है और इसमें बहुत सारा पानी भर जाता है। तो जिससे क्या होता है कि लंग्स एयर नहीं ले पाता, ऑक्सीजन नहीं सोख पाता और आदमी को चलने में दिक्कत होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है। ये सब चीज़ों को आप लोगों ने समझा। फिर आप लोगों ने देखा कि कैसे आपके शरीर में कैसे आगे स्टर्नम, वर्टिब्रल कॉलम, रिब्स और डायफ्राम कैसे एक साथ जुड़े हुए हैं, कैसे डायफ्राम ऊपर नीचे कर रहा है। तो इससे आपके लंग्स के साइज में परिवर्तन हो रहा है। तो इतनी चीज़ों को बच्चों आप लोगों ने यहाँ पर देखा। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे की बातों को समझने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए आप लोगों को धन्यवाद।